आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल लर्न इन माय वे में। पिछले कुछ दिनों की नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से इस वीडियो को छोड़ने में बहुत देर हो गया है, इसलिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो चलिए बात आगे ना बढ़ाकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की यह वीडियो है फूरियर सीरीज़ पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ, पिछले वीडियो में मैंने फूरियर सीरीज़ का पार्ट 1 दिया था, जहाँ पर मैंने बताया था कि फूरियर सीरीज़ क्या होता है और उससे पहले कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में मैं फूरियर सीरीज़ के और डिटेल में जाऊँगा और जिन लोगों ने भी फूरियर सीरीज़ का पिछले वाला पार्ट यानी कि पार्ट 1 नहीं देखा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल लर्न इन माय वे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको बहुत सारा एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फूरियर सीरीज़ पार्ट 2 में घुसने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि फूरियर थ्योरम क्या है। फूरियर थ्योरम में बताता है कि f(x) = हाफ ऑफ a नॉट प्लस समेशन ऑफ n = 1 to infinity a(n) cos nx प्लस b(n) sin nx dx। और ये सारे नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, इसलिए हमें बस इतना याद रखना ही काफ़ी है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं इस वीडियो में फिज़िकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा फूरियर सीरीज़ की। तो इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम फूरियर सीरीज़ का यूज़ करते हैं, क्यों हम फूरियर सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो फूरियर सीरीज़ फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक एक्सट्रीमली यूज टूल है और जो सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसके इक्वेशन को एक बार ध्यान से देखिए। ये जो इक्वेशन है ये वेव इक्वेशन के सिमिलर है, यानी कि आप कोई भी वेव इक्वेशन लेंगे तो उसमें आपको साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू मिलेगा, और इसमें देखिए साइन और कॉस दोनों पार्ट ही है। तो ये वेव इक्वेशन के बराबर है, और वेव का मतलब आप जानते हैं कि सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए वेव्स का इस्तेमाल होता है। सिर्फ सिग्नल प्रोसेसिंग ही नहीं है, इस इक्वेशन को आप बहुत सारे तरीके में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वेव हो और वो मान लीजिए एक वेव जो कि बहुत सारे वेव्स के मिलाने के बाद हमें मिला है, यानी कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, पर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना पड़ेगा कि आप सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जानते हैं कि नहीं। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में आप जानते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में क्या होता है कि दो और उससे ज़्यादा वेव्स मिलाकर एक वेव्स बनता है। अगर मिक्सचर की वजह से जो वेव्स बना है, बड़ा वाला वेव, उस वेव की प्रॉपर्टी हम चेक करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारा मुश्किल इक्वेशन मिलेगा। उस मुश्किल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फूरियर सीरीज़ का इस्तेमाल होता है। अगर हम फूरियर सीरीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उस मुश्किल इक्वेशन को बस एक छोटा इक्वेशन यानी कि sin x और cos x में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर वो वेव्स की प्रॉपर्टी को हम मतलब कि देख सकते हैं। अगला टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है डिरिक्लेट्स थ्योरम। डिरिक्लेट्स थ्योरम आखिर क्या है और क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद मेन थ्योरी में आते हैं। तो जबकि आपने देखा कि फूरियर सीरीज़ से हम बहुत सारे मुश्किल वेव इक्वेशन को आसानी से एक साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, फिर उसे सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर डिरिक्लेट्स थ्योरम का क्या ज़रूरत पड़ गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूरियर ने जो थ्योरम दिया था उस थ्योरम हर जगह पर वैलिड नहीं होता। वो थ्योरम सिर्फ तभी वैलिड होता है जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई किया जाए उस पर, और
तो इसका मतलब है कि फूरियर ने जो थ्योरम दिया था उसे अपडेट करने की बहुत ही ज़रूरत पड़ गई। उस नया थ्योरम देने की दौर में जो सबसे पहले था वो था डिरिचलेट थ्योरम। तो डिरिचलेट ने जो थ्योरम दिया था उसके बारे में आप देखते हैं। तो चलिए देखते हैं डिरिचलेट का थ्योरम। तो डिरिचलेट का थ्योरम ये कहता है कि अगर एक इंटरवल -π से +π तक की कोई इंटरवल हो और उस इंटरवल में अगर कोई फंक्शन f(x) हो और वो डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो तो ये होगा SP of x equals to half of a0 plus summation of n equals to 1 to p a n cos nx plus b n sin nx। ये जो इक्वेशन है ये f(x) पर कन्वर्ज करता है और यहाँ पर p का वैल्यू है टेंस टू इन्फिनिटी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो ये था हमारा डिरिचलेट कंडीशन, डिरिचलेट थ्योरम। अब चलिए देखते हैं डिरिचलेट का क्या कंडीशन है। तो यहाँ सीधा आता हो डिरिचलेट कंडीशन में। डिरिचलेट का कंडीशंस में पहला कंडीशन है कि जो f(x) है वो -t से +t का इंटरवल में बाउंडेड फंक्शन होगा। और ये -t से +t क्या है, ये कोई भी इंटीजर नंबर है और फाइनाइट नंबर है। और ये एक ऐसा इंटरवल है जिसमें f(x) का वैल्यू चाहे इंक्रीज़ कर रहा हो या डिक्रीज़ कर रहा हो वो मोनोटोनिक होगा, यानी कि f(x) इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन ईच ऑफ द सब इंटरवल्स। अब डिरिचलेट का दूसरा कंडीशन ये है कि अगर f(x) के पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है जिसका डिस्कंटिन्यूटी इनफाइनाइट हो, ऑब्वियसली द इंटरवल इन -t to +t, देन जो बाकी के पार्ट बचे हैं वहाँ पर f(x) बाउंडेड फंक्शन होगा। और आखिर में जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल बचेगा -π to +π f(x) dx वो होगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो डिरिचलेट कंडीशन ये कहता है कि इन दोनों कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो हम उस फंक्शन पे डिरिचलेट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए f(x) एक फंक्शन है, वो ऐसा है कि f(x) = x - 3 जबकि x -3 से 0 इंटरवल के अंदर हो और 3 - x जब एक 0 से 3 +3 इंटरवल के अंदर हो। तो चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं कि पहले फर्स्ट है क्वाड्रेंट में एक लाइन है जो कि x एक्सिस में 3 को और y एक्सिस के प्लस पॉजिटिव 3 को कट कर रहा है। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में एक और लाइन है जो कि -3 से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये इसमें आप देख सकते हैं कि f(x) का वैल्यू जो है वो -6 से +3 के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि f(x) इज़ बाउंडेड इन -3 to +3। और ये जो इंटरवल है -3 से +3, इस इंटरवल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3 से 0 यूनियन ऑफ 0 -3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि f(x) का वैल्यू जो है वो -3 0 इंटरवल में इंक्रीज़ हो रहा है और 0 3 इंटरवल में डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि f(x) जो है वो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं कि मान लो एक f(x) एक और फंक्शन है जिसका वैल्यू है 1/√1 - x -1 जबकि 1 से -1 से +1 के इंटरवल में। तो उस फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ऐसा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन -1 से +1 पर बाउंडेड नहीं है, पर इसका एक फाइनाइट पॉइंट है जहाँ पर इसे इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी कि x = 1 पॉइंट पे। पर भले ही यहाँ पर x = 1 पॉइंट में इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी हो रहा हो, पर ये जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि x = 1 पॉइंट को छोड़कर जो पार्ट बचा हुआ है वहाँ पर ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है। तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है -1 से +1 तक एज f(x) फंक्शन तो वो होगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट।
तो ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है डिलीट कंडीशन में। जैसा कि हमने डिलीट के सेकंड कंडीशन में देखा था, ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और पिछला जो एग्जांपल दिया था, यानी कि इस एग्जांपल सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है पर फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आपने देखा कि डायरेक्ट लिस्ट कंडीशन और डायरेक्ट लिस्ट थ्योरम कैसे काम करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हाफ रेंज सीरीज़ यानी कि हाफ रेंज साइन और हाफ रेंज साइन और कोसाइन सीरीज़ क्या होता है और वो कैसे काम करता है, और उसके बाद तो उसका कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर देंगे। साथ ही साथ डायरेक्ट लिस्ट कंडीशन को अप्लाई करके फूरियर सीरीज़ ऑन एनी आर्बिट्ररी इंटरवल को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि कोई भी इंटरवल पे आप फूरियर सीरीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हो तो, और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर आपका कोई सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।